मेरे पास एक 47 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी। उनका एक बेटा था जिसकी अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। तो वो बहुत बाबा झाड़ फूंक के चक्कर में थी। बिकॉज 47 ईयर ओल्ड थी, नंबर ऑफ एग्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, हमें 1 या 2 एग्स ही मिलते थे। एंड यू वोंट बिलीव शी गॉट प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट ट्रांसफर इटसेल्फ। हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। A good diet, 7 to 8 hours of sleep, that too on time, exercising, trying to remain stress free and meditation. एक fertility specialist के पास जाइए, अपने टेस्ट करवाइए, और अगर कोई ऐसा रीज़न है या कारण है जिसके लिए आपको IVF ट्रीटमेंट बोला गया है, आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूँ टू वर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर शिविका गुप्ता जी, जो कि एक IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर शिविका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिविका, IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास एक व्यक्ति को कब जाने की जरूरत पड़ती है और क्या काम होता है एक IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का? IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास हम तब जाते हैं जब हमें बेबी नहीं हो रहा होता है, जब हमें कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई अगर प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इन सब प्रॉब्लम्स के रिलेटिंग इनफर्टिलिटी के जो भी इश्यूज हैं वो IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं। जी, डॉक्टर शिविका, आपने कहा इनफर्टिलिटी, जो कि आजकल बहुत सुना जा रहा है खासतौर पर यंग कपल्स में। क्या कॉजेज रहते हैं इनफर्टिलिटी के, और हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है वो इस प्रॉब्लम से क्यों जूझ रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी जब कोई भी कपल नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, अगर कपल की एज 35 से कम है और उनको ट्राई करते हुए 1 साल हो जाता है और फिर भी बेबी नहीं होता, और अगर कपल की एज 35 से ज़्यादा है और अगर उनको 6 मंथ्स हो जाते हैं ट्राई करते हुए और उनको फिर भी बेबी नहीं होता, इस प्रॉब्लम को इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको अपने सब टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करवा के एक टारगेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, डॉक्टर शिविका, आपने कहा कि कुछ टेस्ट कराने चाहिए। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो यंग कपल जो कि कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उनको रूटीन बेसिस पे कराने चाहिए? उसके बारे में अगर थोड़ा हमारे दर्शक। सबसे पहले तो अगर कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से डायग्नोज्ड है, उसको एक बेसिक फीमेल्स को अपना एक बेसिक AMH टेस्ट करवाना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एग्स उनके पता चलते हैं, और मेल्स को अपना सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए जिसमें उनको सीमन का नंबर, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ये 2 बहुत बेसिक टेस्ट हैं जिससे हमें बहुत पता चल सकता है कि इनफर्टिलिटी या बेबी होने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और उसके बाद हम और फर्दर टेस्टिंग करवा सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, TVS करवा सकते हैं, और देयर आफ्टर मोर टेस्ट कैन बी डन। डॉक्टर शिविका, क्या मुख्य कारण रहते हैं, क्या लाइफस्टाइल इश्यूज रहते हैं और कॉजेज रहते हैं ये इनफर्टिलिटी के? इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएं, और आजकल का डिजिटल एरा जो है इसका कितना इम्पैक्ट है इनफर्टिलिटी पे? देखिए, इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम हमेशा फीमेल में नहीं होती, प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती है। फीमेल्स में क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं? उनके एग्स का नंबर कम हो सकता है, एग्स की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस हो सकता है, उनको PCOS जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये मेजर रीजंस हैं जो देखे गए हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है। हम जब मेल्स के बारे में बात करें, मेल्स के स्पर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म का काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है, मॉर्फोलॉजी खराब हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होती जी, या कभी ऐसा होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है बट कहीं कोई रुकावट है जिससे कि स्पर्म्स उनके बाहर आ नहीं सकते हैं। तो ये मेजर मोटे रीजंस हो सकते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। जी। अगर हम देखें, आज हम जिस एरा में रहते हैं सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, वी आर ऑन आवर फोन्स ऑल द टाइम, स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे ख़राब हैं, जो हम खा रहे हैं हमें नहीं पता वो कितना प्रोडक्टिव चीज़ है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है। इस सब की वजह से मेल्स फीमेल्स के हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं,
और इस सब का सबसे पहले इम्पैक्ट हमारे गैमीट्स मतलब एग और स्पर्म पे आता है, बिकॉज दे आर वेरी फ्रजाइल। और उन पे जब इम्पैक्ट आता है तो उनकी पोटेंसिटी या उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। सो अगर हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, अ गुड डाइट, 7 to 8 hours of sleep, दैट टू ऑन टाइम। ये नहीं है कि हम 2 बजे सो रहे हैं और 7-8 घंटे की नींद पूरी करके उठ रहे हैं। लाइक स्लीपिंग ऑन टाइम एंड टेकिंग अ स्लीप ऑफ 7 to 8 hours, एक्सरसाइजिंग, trying to remain stress free, and meditation. So these would be some major things that we need to take care of. जी एक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो बहुत डिस्कस किया जाता है जब इनफर्टिलिटी की बात आती है वो है डिलेड मैरिजेस। Yes. डिलेड मैरिजेस का कितना इम्पोर्टेंट कॉज है कि ये रिजल्ट करते हैं इनफर्टिलिटी पे, इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें। बिल्कुल। सी अगर मैरिज की एज डिले हो रही है मतलब हमारा बेबी करने की एज भी आगे जा रही है। अब एज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि जैसे हम एज करते हैं हमारे फॉर अ फीमेल द नंबर ऑफ एग्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड द क्वालिटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड फॉर मेन मे बी दैट प्रोडक्शन इट्स स्टिल देयर, बट जो उनकी क्वालिटी होती है स्पर्म की वो भी एज फैक्टर से कम होने लगती है। सो एज की वजह से एग्स भी कभी कम हो जाते हैं और स्पर्म भी कम हो जाते हैं। सो व्हेन योर एग्स एंड स्पर्म्स आर ओनली लेस तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एंड विद एज द क्वालिटी ऑल्सो काइंड ऑफ डिक्लाइंस। हमारा even though there is so much of advancement as doctors also we have no control over the quality, राइट। सो इवन अगर उसमें हम IVF जैसा ट्रीटमेंट भी करते हैं तब जो चांसेस और सक्सेस रेट्स होते हैं वो भी कम रिड्यूस हो जाते हैं। डॉक्टर शिविका, मैं बात करना चाहूँगा ये जो आपने बात की, तो सो व्हाट इज़ द राइट एज टू कंसीव? अगर एक विंडो की बात करना चाहूँ, वो कौन सा एज फ्रेम होता है जिसके बीच में अपनी प्लानिंग करनी चाहिए? सी इफ यू आर वेल प्लेस्ड इन योर करियर्स, अगर आप को राइट पार्टनर मिल गए हैं तो 25 to 35 years इज द ब्रैकेट when I think you should have your babies. जी, और ऐसे लोग जो करियर को सेटल करने में या अपनी लाइफ को सेटल करने में थोड़ा समय ले लेते हैं, उनके लिए क्या विशेष टिप्स आप देना चाहिए? So आजकल what we are doing these days is for especially for women जो अभी अपने करियर्स पे फोकस करना चाहती हैं या अभी पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको सही पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, they can do their egg freezing. सो इसमें क्या होता है 10-15 दिन के इंजेक्शंस देते हैं जिससे आपके एग्स जो हैं ग्रो कराए जाते हैं। उनको एक बहुत छोटा प्रोसीजर होता है जिसको एग पिकअप कहते हैं, उस प्रोसीजर से हम एग्स को निकालते हैं और उनको फ्रीज करके रख लेते हैं। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम इन देयर लाइव्स फ्यूचर में अगर वो दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट दे कैन कम बैक टू अस, वही उनके फ्रीज किए हुए एग्स यूज करके वी कैन फॉर्म बेबीज एंड पुट दैट बैक इनटू देम। सो इससे होता ये है कि इवन तो उनकी एज बड़ी होती है बट उनके एग्स एक छोटी एज पे फ्रोजन रहते हैं। एग्स की क्वालिटी और नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एज अ रिजल्ट दे हैव सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। जी जी, बात करना चाहूँगा अब IVF की। IVF प्रोसीजर क्या होता है और किन स्टेजेस में इस प्रोसीजर को किया जाता है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सो IVF अगर हम टेक्निकली देखें इसको 2 कैटेगरीज में या 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 होता है जब एग्स बनाए जाते हैं और एम्ब्रियोज बनाया जाता है, और पार्ट 2 होता है जब उस एम्ब्रियो को वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। पार्ट 1 में पीरियड्स के सेकेंड डे पे हम इंजेक्शंस देना खुद स्टार्ट करते हैं फीमेल्स को। इससे पहले हम टेस्ट करके रखते हैं, हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिलीनिएट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द पीरियड वी स्टार्ट गिविंग सम इंजेक्शंस, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं 10 to 12 डेज के लिए दिए जाते हैं। उससे जितने भी एग्स होते हैं ना दोनों ओवरीज के अंदर वो ग्रो करवाए जाते हैं, और जब वो एक एप्रोप्रिएट साइज के हो जाते हैं उनको एक प्रोसीजर एग पिकअप या एग रिट्रीवल नाम के प्रोसीजर से सारे एग्स को निकाल लिया जाता है जी। वो एग्स मैच्योर कराए जाते हैं, देन एंड देयर उन एग्स को फीमेल्स के पार्टनर के साथ स्पर्म के साथ मीट कराया जाता है एंड वी फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो लैब में ग्रो होता है फॉर 3 to 5 days, फिर ये एम्ब्रियो फ्रीज हो जाता है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रोसेस ऑफ IVF, जहाँ पे हमने एम्ब्रियो बना के रख लिया। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं। जो लाइनिंग है जहाँ पे एम्ब्रियो ने जाके स्टक होना है, हम उस लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं। अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द पीरियड। हियर ओरल मेडिकेशंस आर गिवन फॉर 10 to 15 days। लाइनिंग जब एक एप्रोप्रिएट साइज की होती है, उसकी ब्लड फ्लो बहुत अच्छी होती है,
हम उस लाइनिंग को रेडी करते हैं और फिर उस फ्रोजन एम्ब्रियो को थॉ करके वापस यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। सो दैट इज द पार्ट 2 ऑफ आईवीएफ प्रोसेस। सो दोनों को कंबाइन करके हम एक साइकिल बोलते हैं आईवीएफ का। जी। क्या आईवीएफ ही अकेली ऑप्शन बची है जो पेशेंट्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या कोई ऑल्टरनेटिव बिल्कुल प्रोसीजर्स हैं जो वो अंडरगो कर सकते हैं, उसके बारे में अगर बताएं थोड़ा। कोई भी कपल जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है उसको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आईवीएफ के लिए नहीं बोल दिया जाता है। उनके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं, इनफर्टिलिटी टेस्टिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको उस तरीके से डील किया जाता है। वी हैव प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट्स ऑल्सो लाइक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, आईयूआई ट्रीटमेंट करते हैं हम। उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं फिर वी रिजॉर्ट टू आईवीएफ ट्रीटमेंट। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या आईयूआई में हम क्या करते हैं, एग्स को ग्रो कैसे हो रहे हैं उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं, जिस डे पे वो रप्चर हो रहे हैं कपल्स को गाइड करते हैं कि उनका फर्टाइल विंडो क्या है। और अगर हम आईयूआई कर रहे हैं तो हम हस्बैंड के सीमन को या स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं। तो इन दोनों ट्रीटमेंट से भी बहुत से कपल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट जो कपल्स इन दोनों ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते उनको हम आईवीएफ के लिए रेकमेंड करते हैं। जी। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आईयूआई या नेचुरल ट्राइंग नहीं होता, जैसे अगर किसी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, स्पर्म्स की काउंट बहुत कम है, इन कंडीशंस में हमें कभी कभी आईवीएफ करना पड़ जाता है। जी। एक और एस्पेक्ट जो देखने को मिलता होगा आमतौर पे आपको पेशेंट्स को, जो कि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के प्रेशर से भी आता होगा, कि वो इमोशनली चैलेंजिंग रहता होगा ये प्रोसीजर अंडरगो करना, और डिसीजन लेना भी बहुत चैलेंजिंग रहता है। ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे काउंसिल करते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा आप हमें बताएं। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी आई वुड से एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जो भी कपल्स आते हैं ऑलरेडी दे आर इन अ स्टेट ऑफ दे कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रेस्ड होते हैं एकदम, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। उसके बाद अगर आप उनको आईवीएफ के बारे में समझाते हैं तो वो और डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस भी होते हैं आईवीएफ के बारे में। सबसे पहले जो भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको ये बोलती हूँ कि फर्स्ट यू पीपल शुड ऑल्सो डू योर रिसर्च। आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि आप क्या ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रॉबेबली पीपल हु हैव अंडरगॉन आईवीएफ। उससे आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि व्हाट इज दिस प्रोसीजर अबाउट। यू कैन जॉइन सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन बहुत से ग्रुप्स हैं जहाँ पे इनफर्टिलिटी के, जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। उससे आपकी इंट्रैक्शन होगी, जो डर है वहम है थोड़े कम होंगे। देन उसके बाद अगर आपके स्टिल डाउट्स क्लियर नहीं होते, आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, 1-to-1 इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने सब डाउट्स ओपन कम्युनिकेशन करिए एंड क्लियर योर डाउट्स, सो दैट कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए जिस पे आपने कभी बात नहीं करी। जी। And then you go forward, take an informed decision, keep your family in loop, and then you go forward for IVF treatment. And when you're going for IVF treatment, be prepared for any outcome. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने होप्स इतने हाई कर दें कि अगर सक्सेसफुल ना हो तो आप निराश हों, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही निराश हो जाएं। So be prepared for whatever happens. Take it with a smile, I would say. डॉक्टर शफीका, कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो एक ऑब्स्टेकल बनती होगी पेशेंट का ये डिसीजन लेने में कि ट्रीटमेंट ले या ना ले, वो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट। डेफिनेटली उसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बताएं कि स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में किस तरह से जो फाइनेंसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और क्या कोई फाइनेंसिंग ऑप्शंस या इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए? सी मोस्टली आईवीएफ और इनफर्टिलिटी जब हम करते हैं आईवीएफ के मोस्टली हर क्लिनिक्स में पैकेजेस होते हैं। सो दोज पैकेजेस हैव अ टाइमलाइन कि आपको फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन किस और कब हिसाब से देना है। आई डोंट थिंक इट विल बी एवर आस्क्ड फ्रॉम देम कि आप सब पैसे एक ही बार दे दें। एंड देन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ ईएमआई। बहुत सी क्लिनिक्स ईएमआई ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल बहुत कंपनीज हैं जो कवर करते हैं ये ऑप्शंस को अंडर देयर इंश्योरेंसेज। सो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन प्रेजेंट डे। आई थिंक IVF has also become quite affordable. डॉक्टर शफीका, एक और चीज़ जो बहुत सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है आजकल, वो है टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट, जो कि रिस्क रहता है ट्विंस का या ट्विंस का। इस चीज़ के बारे में अगर खुल के आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि किस स्टेज पर जाकर ऐसी प्रॉब्लम आती है, और क्या इस प्रॉब्लम को बहुत सेफली मैनेज करने का कोई रास्ता है? Without having said that, definitely कभी कभी IVF प्रेगनेंसीज के आउटकम्स में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है। वो क्यों होती है हमें वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत पेशेंट्स के लिए हम एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, बट कई पेशेंट्स के लिए हम 2 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफ़र करते हैं।
और कभी कभी बाय लक वो दोनों के दोनों एम्ब्रियोज बेबी में बन जाते हैं. सो दैट इज व्हाट लीड्स टू ट्विन प्रेगनेंसीज. सो ये बहुत रेयर भी नहीं होता, बट 15 to 20% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है. बट दे आर ऑल लाइक नॉर्मल ट्विन प्रेगनेंसीज. रिस्क थोड़े बहुत नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होते हैं, बट इट्स नॉट एन एडवर्स कंडीशन. जी. डॉक्टर शिविका, एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत सुनने को मिलती है, नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ, क्या डिफरेंस है दोनों के आउटकम्स में? क्या ऐसा है कि इमेच्योरिटी डिलीवरी रेट बहुत हाई है आईवीएफ में और नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती? इसके बारे में अगर थोड़ा हमारे पेशेंट्स को आप एजुकेट करें. ऑब्वियसली आईवीएफ के अराउंड बहुत सी मिसकंसेप्शंस रोम अराउंड करती हैं. सबसे पहले तो व्हाट पेशेंट सेज कि आईवीएफ इज़ नॉट नेचुरल. बट ये आपके शो के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ इज़ एज नेचुरल एज योर नेचुरल प्रेगनेंसी. हम सिर्फ एग और स्पर्म की मीटिंग में हेल्प करते हैं, एंड उस एम्ब्रियो को जो भ्रूण बनता है वो वापस यूट्रस में, मतलब मदर के अंदर ही जाके ग्रो करता है. सो देयर इज़ नथिंग लाइक एज एन अननेचुरल प्रेगनेंसी. सेकेंड मिसकंसेप्शन ये होती है कि आईवीएफ में बहुत बेड रेस्ट लेना पड़ता है. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. जो पेशेंट्स लेडीज़ हमारे पास आती हैं, अपनी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दूसरे तीसरे दिन पे दे रिज्यूम देयर वर्क, एंड आफ्टर रिज्यूमिंग देयर वर्क दे हैव गॉट सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज एंड सक्सेसफुल लाइफ बर्थ. बहुत बार पेशेंट ये भी बोलते हैं कि आईवीएफ वाले पेशेंट्स की प्रेगनेंसी के सिजेरियन होते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. 70-80% ऑफ आईवीएफ प्रेगनेंसीज ऑल्सो हैव नेचुरल विजाइनल बर्थ्स. तो ये भी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आईवीएफ कराया तो सिजेरियन ही होगा. जी. हमारे शो के माध्यम से ऐसी कौन सी जानकारियाँ हैं, विशेष जानकारियाँ जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं? क्या चीज़ों का उनको खास ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी आईवीएफ की जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपने टेस्ट करवाइए, और अगर कोई ऐसा रीज़न है या कारण है जिसके लिए आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट बोला गया है, आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए. बिकॉज आई थिंक हियर टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज उससे एग का नंबर, स्पर्म का नंबर, क्वालिटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है. और बिना टाइम वेस्ट करिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप अपना ट्रीटमेंट कराइए विद गुड पॉजिटिव वाइब्स. एंड वंस यू गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, एक कम्युनिकेशन चैनल हमेशा अपने डॉक्टर के साथ बना के रखिए, सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड एट एवरी स्टेप क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, आपका प्रोसीजर का क्या टाइमलाइन है. आपको अगर कुछ अपने स्केड्यूल को शिफ्ट करना है, आप वो भी कर सकते हैं. एंड फाइनली व्हेन यू कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, then also talk openly about your options to the doctor. And when you get pregnant, then also you should consult your doctor time and again, so that आपको हर स्टेप पे पता हो कि आपकी टाइमलाइन जर्नी ट्रीटमेंट की क्या चल रही है. जी जी. आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपने जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेने के साथ राइट कम्युनिकेशन का अपने डॉक्टर के साथ कितना बड़ा रोल होता है. काफ़ी लोग जो कुछ बातें छुपा लेते हैं अपने डॉक्टर से या ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते, उसका कहीं ना कहीं उनके ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो राइट कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है. मैं एक और बात बोलना चाहूँगी. बहुत बार आईवीएफ ट्रीटमेंट जब लोग करवाते हैं, बहुत कपल्स का सक्सेसफुल भी होता है, बट कई कपल्स का सक्सेसफुल भी नहीं होता. दे शुड ऑल्सो नॉट लूज होप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आईवीएफ साइकिल फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल होगा. कभी कभी सेकेंड और थर्ड टाइम में भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो नेवर लूज होप. बी इन टच विद योर डॉक्टर, ओपन कम्युनिकेशन करिए. क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट आईवीएफ का भी बहुत अच्छा होता है. जी. आपने बात की कि सक्सेस रेट, डू नॉट लूज होप. सक्सेस रेट में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आती है एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी की. आईवीएफ में आने वाले टाइम में हम किस तरह की टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं और आज हमारा देश कितना इवॉल्व कर गया है आईवीएफ की टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में अगर आप हमें बताएं. प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया इज़ वन ऑफ द पायोनियर्स इन आईवीएफ. बहुत तेज़ी से आईवीएफ इंडिया में ग्रो कर रहा है. आजकल हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड वांट टू नेम फ्यू. लेज़र असिस्टेड हैचिंग करते हैं, जिससे हमें एक लेज़र के थ्रू एम्ब्रियो में होल बनाते हैं, जिससे उसकी इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस में चिपकने की पावर जो है बढ़ जाती है. हम आजकल AI असिस्टेड IVF कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल असिस्टेड IVF में डोज कैलकुलेशन होती है इंजेक्शंस की. IVF के थ्रू ICSI प्रोसीजर भी किया जाने लगा है, जिससे मतलब एग और स्पर्म का जो मीटिंग होता है वो भी हम AI के थ्रू कर रहे हैं. जी.
बहुत से AI असिस्टेड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. सो ये सब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं जो की जाती हैं. एग फ्रीजिंग की भी एक एडवांसमेंट आई है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ ओवरीज कह रहे हैं. जब अगर कोई फीमेल्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो अगर उनने प्यूबर्टी हिट नहीं करी है तो हम उनकी ओवरीज का एक टिश्यू या एक पार्ट प्रिजर्व कर सकते हैं. और एक चीज़ जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, दैट इज़ एम्ब्रियोस्कोप, जिसमें टाइम लैप्सिंग होती है. एम्ब्रियो बनने से उसके फ्रीज होने तक के सारे 5 दिन की जो जर्नी है वो एम्ब्रियोस्कोप कैप्चर करता है. तो आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपका एम्ब्रियो कैसे ग्रो हुआ है. जी, आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग होगा. वेरी फैसिनेटिंग अपने आप. या डेफिनेटली. डॉक्टर शिविका, कोई एक ऐसी स्टोरी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जहां पर पेशेंट काफी अंधविश्वासों में फंसा था और कैसे IVF ने उसको हेल्प किया एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में. Yeah, so on this I'd like to share one of my own patient stories. मेरे पास एक 47-year-old फीमेल आई थी. उनका एक बेटा था जिसकी अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी. आई थिंक 22-23 ईयर्स का बेटा था. तो वो बहुत बाबा झाड़ फूंक के चक्कर में थी और उन्होंने बोला कि आपके घर में एक और बेटा आएगा और होगा. बट वो उन सब चीज़ों में पड़ गई बिकॉज 47-year-old थी. नंबर ऑफ एग्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी. हमें 1 या 2 एग्स ही मिलते थे. हमने उन्हीं एग्स से एम्ब्रियो बनाया एंड यू वोंट बिलीव शी गॉट प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट ट्रांसफर इटसेल्फ. I myself could not believe कि a 47-year-old female getting pregnant in her with 2 embryos, just 2 eggs and 2 embryos, and she got pregnant in her first cycle. जी, आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग रहता होगा ऐसे कपल्स का कि जो एक पेरेंटिंग का सपना देखते हैं और वो आपके प्रोसीजर द्वारा वो पूरा होता है. जी, डॉक्टर शिविका, यंग कपल्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये शो देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या करें और क्या ना करें अपने एक हेल्दी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए? इस टॉपिक पे मैं बहुत बेसिक बातें बताऊंगी. सबसे पहला तो इज़ योर डाइट. दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डाइट. क्या खा रहे हैं आप, आपके हार्मोन लेवल्स उससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं. ट्राई टू इंक्लूड ऑल कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट. कार्बोहाइड्रेट्स जितने आप मिनिमम खा सकते हैं खाइए. शुगर जितनी छोड़ सकते हैं उतनी छोड़िए. नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज. हैविंग सेड दैट, आपको बहुत वेट्स नहीं उठाने हैं, बहुत रनिंग नहीं करनी है, बहुत हाई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करनी है. सम फॉर्म ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर 30 to 40 minutes in your diet, and that's good enough. Thirdly, work on your sleep cycle. You should have an uninterrupted sleep of 7 to 8 hours. This is going to reset all the hormones in your body and doesn't mean that you're sleeping at 2 o'clock and getting up at 10 o'clock in the morning. And lastly, try to be stress-free. I know it's very easy to say that, but try to meditate and try some form of relaxation therapy. Goes long way in treating infertility patients. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिविका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए. Thank you so much. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका. तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ. तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ.